दोस्तों, इंसान और जानवर में सिर्फ इतना फ़र्क है कि इंसान के अंदर समझ होती है, बुद्धि होती है। इंसान समझ सकता है, रिश्तों की अहमियत को समझ सकता है, कौन उसका भाई है, कौन बहन है, कौन माँ है, कौन पिता है, कौन अदर रिलेशन में है। ये इंसान को अच्छी खासी समझ होती है। लेकिन जानवर के अंदर जान तो होती है, उसके अंदर भी खून होता है, उसको भी दर्द होता है, उसको भी तकलीफ़ होती है। लेकिन ऊपर वाले ने जानवर के अंदर एक सोच समझ नहीं डाली। जानवर के अंदर रिश्तों की समझ नहीं होती, इसीलिए इंसान को जानवर से थोड़ा ऊपर माना गया है। लेकिन दोस्तों, आज के इस ज़माने में इंसान जानवर से भी ज़्यादा नीचे गिर चुका है। इंसान कुछ इस तरीके की हरकतें कर रहा है कि उसको अगर जानवर भी बोला जाए तो कम है। दोस्तों, आज की घटना आप लोग को हैरान कर सकती है, परेशान कर सकती है। आज की घटना एक ऐसी घटना है जिसको जब मैं पढ़ रहा था तो इस घटना को पढ़ने के बाद में कहीं ना कहीं मैं भी सोचने पे मजबूर हो गया कि आखिर ऐसा भी हो सकता है क्या? समाज के अंदर इस तरीके के भी लोग पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इस घटना की परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट सारी कहानी मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। और कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे, उन लोगों के जो भी कमेंट्स हैं वो आज के दिन वीडियो में मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगा। दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूँ आप सभी का अपना शावेज़ मलिक। हाजिर हूँ आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, 14 अगस्त की सुबह एक घर से बहुत ज़्यादा ज़ोरों से चीखने की आवाज़ आती है। जब उस घर से चीखने की आवाज़ इस कदर बढ़ जाती है कि मोहल्ले, आस पड़ोस के लोगों के कान में जब ये बात पहुंचती है कि आखिर इस घर के अंदर लोग बुरी तरीके से चीख क्यों रहे हैं, तो आस पड़ोस के जो मोहल्ले वाले होते हैं वो उस घर के अंदर एंट्री लेते हैं। अब जैसे ही उस घर के अंदर पहुँचते हैं तो देखते क्या है, जो परिवार का मुखिया है, जिस मुखिया का नाम तेजेंद्र है, ये चारपाई पर जो इसका खाट है उस पर लहूलुहान पड़ा हुआ है। किसी ने गला रेत कर इसकी हत्या कर दी है। अब उसके बाद में दोस्तों, जब परिवार वालों की तरफ देखते हैं आस पड़ोस के लोग, तो परिवार वाले एकदम से बेसुध होते हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके घर में हो क्या गया। अब दोस्तों, ये जो पूरा मामला है, जब इस तरीके का मामला होता है तो वहीं पर जो लोग पहुंचे थे उसमें से कोई लोग पुलिस को फ़ोन कर देता है। और दोस्तों, जब पुलिस आती है और इस पूरे केस का खुलासा करती है, यकीनन वो हैरान करने वाला था। दरअसल दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर है बदायूं, और इसी बदायूं के अंदर एक परिवार रहता है। इस परिवार के अंदर जो परिवार का मुखिया है उसका नाम तेजेंद्र, जो तेजेंद्र है इसकी पत्नी है, इसका नाम मिथिलेश। इनके घर में एक छोटी मासूम सी बच्ची है, एक पोती है, और उसके बेटे की बहू है। बेटा जो है ये बाहर काम करता है। अब यानी कि परिवार में बेटा तो बाहर रहता है, यानी परिवार में सास ससुर हैं, एक बहू है, एक पोती है। अब दोस्तों, 13 अगस्त की शाम सारा परिवार एक साथ खाना खाता है। एक साथ खाना खाने के बाद में सोने का समय होता है। तो जो बहू होती है परिवार की और जो सास होती है वो अंदर ही सोती है। लेकिन ये जो तेजेंद्र था, उस समय वहाँ पर गर्मी बहुत थी, इसलिए तेजेंद्र अपनी पोती को लेता है और वो आंगन में सोने के लिए चला जाता है। एक आंगन टाइप का होता है गांव में, जो खुला एरिया जिसको बोलते हैं ओपनली, तो उसमें जाकर एक उसने खाट लगा लिया था ताकि वहाँ पर जो खुली हवा आती है उससे वो गर्मी से बच सके। इसलिए ये वहाँ पर सोने के लिए चला जाता है। अब दोस्तों, जैसे ही घर परिवार के लोग सोते हैं, जो सास और बहू थी ये अंदर सो जाती है, ससुर जो था तेजेंद्र ये अपनी पोती को लेकर बाहर सो जाता है। अब उसके बाद में रात का कुछ समय होता है, पोती जो है वो नींद में चली जाती है। अब जैसे ही तेजेंद्र भी सोता है तो उसी समय तेजेंद्र की एक ऐसी आहट होती है उसको कि कोई उसके नज़दीक आ रहा है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, कुछ सोच पाता, कुछ समझ पाता, इतनी देर में एक गंडासा टाइप उसकी गर्दन पे पिलता है, जिसकी वजह से जो उसकी गर्दन थी वो कट जाती है और वो वहीं पर तड़पते तड़पते अपना दम तोड़ देता है। उसके बाद में जो कातिल था वो वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही लगभग सुबह का पहर था, सुबह के पहर में ये जो पोती साथ सोई थी उसका हाथ अपने दादा के खून पे जाता है, तो उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके खून पर कुछ गीला गीला लगा है। तो पहले तो वो सोचती है कि शायद पसीना हो, क्योंकि गर्मी बहुत है। उसके बाद में वो जो पोती है वो अपने हाथ को ऐसे थोड़ा सा टच करती है, और टच करके जब उस चीज़ को देखती है वो जो लिक्विड फॉर्म में था, यानी कि एक तरीके से काफ़ी गाढ़ा था, यानी कि पसीना आमतौर पर इतना गाढ़ा नहीं होता है। तो वो जो लड़की देखती है तो वो एकदम से दंग रह जाती है। दरअसल उसका जो हाथ था वो पूरी तरीके से खून से रंग चुका था। जब वो अपने हाथ पर लगा हुआ खून देखती है, तुरंत अपने दादा की तरफ देखती है। जब दादा की तरफ देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। दरअसल जो दादा है तेजेंद्र, इसकी किसी ने गला काट कर हत्या कर दी है। अब जब पोती इस तरीके का मामला देखती है, ये तुरंत चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, सोच नहीं पाती है, समझ नहीं पाती है कि आखिर करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, इसलिए चीखने लगती है। अब जैसे ही इसकी आवाज़ अंदर घर में पहुँचती है, तेजेंद्र की बीबी है,
पत्नी है मिथिलेश, ये मिथिलेश भी दौड़ी दौड़ी उस तरफ आती है और जो इनकी बहू थी वो भी दौड़ी दौड़ी आती है। अब दोनों महिलाएं जब बाहर की तरफ आती है तो देखती क्या है, जो घर का बुजुर्ग व्यक्ति है, जो घर का मुखिया है, उसकी किसी ने हत्या कर दी है। जब इस तरीके का मामला देखती है तो ये दोनों भी चीखने लगती हैं। तीनों मिलकर, दादी और पोती और इनकी बहू, ये तीनों मिलकर जब चीखती हैं तो ये जो आवाज़ें थी ये आस पड़ोस के लोगों को जाती हैं। दरअसल किसी भी घर से अगर 3-4 लोगों की चीखने की आवाज़ें आएँ तो आस पड़ोसी भी एकदम से शौक रह जाएंगे कि आखिर हुआ क्या। इसलिए आस पड़ोसी जो थे वो सब कुछ छोड़ते हैं और सीधा उस घर की तरफ को भागते हैं। अब जैसे ही उस घर की तरफ को भागते हैं और जैसे ही गेट खोलकर अंदर घुसते हैं तो जो माजरा था सामने, वो एक ऐसा माजरा था जिसे देखने के बाद में हर कोई वहाँ पर हैरान था, परेशान था। हर किसी के पांव तले से ज़मीन खिसक चुकी थी, क्योंकि एक व्यक्ति जो पूरी तरीके से लहूलुहान अपनी खाट पर पड़ा हुआ है और उसकी किसी ने हत्या कर दी। और जो परिवार वाले लोग हैं वो बेसुध हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ। अब दोस्तों होते करते ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और गांव से एक हुजूम जो है वो तेजिंद्र की घर की तरफ को बढ़ता है। सारा का सारा गांव तेजिंद्र के घर में आ जाता है और वहाँ की चीख पुकार देखकर वहीं से कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है। अब जब पुलिस को फ़ोन करता है कि इस तरीके का मामला हो गया, एक व्यक्ति की किसी ने हत्या कर दी है, तो पुलिस जो है अपनी टीम को लेती है और तुरंत अपनी गाड़ी निकालती है और मौके पे पहुंचती है। अब पुलिस जब मौके पे पहुंचती है तो वहाँ पर एक भीड़ थी। लोगों को साइड करते हुए, लोगों को हटाते हुए पुलिस आगे बढ़ती है और जो डेड बॉडी थी, पुलिस उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और सबसे पहले उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और जो जगह थी, जो पूरी क्राइम की वारदात वाली जो जगह थी, उसकी बहुत बारीकी से पुलिस समीक्षा करती है, क्योंकि जो घर वालों का कहना था, गांव वालों का कहना था, वो ये था कि घर वाले अंदर सो रहे थे, यानी कि जो इस व्यक्ति की बेटे की बहू थी ये भी अंदर सोई थी और इस व्यक्ति की जो पत्नी थी वो भी अंदर सोई थी। ये व्यक्ति अपनी पोती के साथ में सोया हुआ था और उसी बीच में किसी ने इसकी हत्या कर दी, घर में घुसकर अज्ञात लोगों ने हत्या की है। तो पुलिस इसलिए पूरे जगह का मुआयना करती है और मुआयना करने के बाद में जो एंट्री एग्जिट की जो जगह थी, यानी जो घर का गेट था, उसके बारे में भी पूछा जाता है कि सुबह को गेट किसने खोला, तो बताते हैं कि गेट जो घर परिवार के लोग चीख रहे थे उन्होंने खोला जब पड़ोसी लोग आए। तो पुलिस को एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि ये जो हत्या हुई है, इस हत्या के पीछे बड़ी गहरी साजिश है। दरअसल अगर कोई बाहरी व्यक्ति आया होता तो इस आने जाने में कोई तो फोर्सफुल एंट्री होती, कहीं से तो कोई ऐसा संदिग्ध चीज़ पुलिस को बरामद होती, लेकिन पुलिस को ऐसी कोई भी संदिग्ध चीज़ बरामद नहीं होती है, ना तो पुलिस को कोई भी फोर्सफुल एंट्री दिखाई पड़ती है। अब दोस्तों पुलिस इस पूरे मामले में अपनी पूछताछ शुरू करती है और सबसे पहले जो पूछताछ की जाती है वो तेजिंद्र के बेटे की पत्नी के साथ में की जाती है, यानी जो बहू है घर की, उससे पूछताछ की जाती है। तो जो बहू है वो सिर्फ इतना बताती है कि हम तो खाना खा के अंदर सोए थे और मेरी बेटी दादा के साथ सोई थी और जब हम सुबह उठे अपनी बेटी की चीखों की आवाज़ सुनकर तो इस तरीके का मामला हो गया। उसके बाद में पुलिस जो है वो उस महिला के बयान दर्ज कर जो घर की जो बड़ी महिला है, जिसको अगर हम बोलें उस बहू की सास या फिर तेजिंद्र की पत्नी, उससे पूछताछ की जाती है। तो तेजिंद्र की पत्नी भी रोते हुए बदहवासी की हालत में यही बात बताती है कि 13 तारीख की रात हम लोग सब खाना खाकर साथ में, उसके बाद हम लोग सोने के लिए निकल जाते हैं। गर्मी बहुत थी चूँकि, तो तेजिंद्र बोले कि मैं अपनी पोती को लेकर बाहर सो जाऊँगा, तुम लोग अंदर सो जाओ। और उसके बाद में जब हम सुबह उठे तो इस तरीके की वारदात हो गई, किसी ने उनकी तेज़ धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। अब दोस्तों पुलिस इन दोनों के बयान ले चुकी थी, पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था कि घर वालों पर या फिर किसी पर शक जता सके। इसलिए पुलिस अब आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है। आस पड़ोस के लोगों से पूछा जाता है क्या इस तारीख में 13 तारीख की रात को किसी ऐसे व्यक्ति को किसी पड़ोसी ने आते देखा जो संदिग्ध हो, जो पहले कभी इस गली में, इस मोहल्ले में ना आया हो। तो आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि ऐसा तो कोई भी संदिग्ध व्यक्ति हमने नहीं देखा। अब दोस्तों पुलिस के सामने बड़ा सवाल था कि आखिर घर के अंदर आकर इस व्यक्ति की हत्या किसने कर दी। आस पड़ोस के लोगों से, परिवार वालों से फिर से पूछा जाता है कि तेजिंद्र की किसी के साथ में कोई दुश्मनी, कोई रंजिश। तो परिवार वाले कहते हैं ऐसी तो कोई रंजिश भी नहीं थी, कोई दुश्मनी भी नहीं थी। तेजिंद्र जो थे वो सीधे और स्वभाव के व्यक्ति थे। इसके बाद में पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए अपने मुखबिर को एक्टिव करती है। अब जैसे ही मुखबिरों को एक्टिव किया जाता है तो कहीं से पुलिस को फ़ोन आता है और वो बताता है कि जो तेजिंद्र हैं जिनकी हत्या हुई है, दरअसल ये तेजिंद्र अपने बेटे की बहू के ऊपर गंदी नज़र रखता था। अब जब इस तरीके का क्लू पुलिस को मिलता है तो पुलिस कहीं ना कहीं समझ जाती है कि इस हत्या के पीछे आखिर वजह क्या है। अब दोस्तों पुलिस को इस पूरे मामले के अंदर जो सबसे पहले शक जाता है वो जाता है तेजिंद्र के बेटे के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तेजिंद्र अपनी बहू के ऊपर गंदी नज़र रखता था तो हो सकता है कि परिवार के अंदर इन चीज़ों का खुलासा हुआ हो और पहले बेटे ने पिता को समझाने की कोशिश करी हो और उसके बाद भी अगर पिता बाज ना आया हो
तो बेटे ने इस तरीके का क्राइम करा हो। उसके बाद में पुलिस फिर से उस घर में पहुंचती है और उन लोगों से पूछताछ करती है कि आखिर जो तुम्हारा बेटा है वो कहाँ है। तो परिवार वाले बताते हैं कि वो बाहर काम करता है। और उसके बाद में दोस्तों पुलिस जो है वो उस व्यक्ति तक भी पहुंचती है जो बेटा है, और उस बेटे से पूछताछ करती है कि आखिर तुमने अपने पिता की हत्या तो नहीं की, ऐसा ऐसा मामला है। तो वो जो बेटा है वो बताता है कि वो तो यहाँ से गया भी नहीं। जब वो इस तरीके की बात बताता है तो पुलिस उसके मोबाइल नंबर को, उसके लोकेशन को ट्रैक करती है। तो पता चलता है कि ये जो बेटा है ये जहाँ काम करता है ये तो वहाँ से गया ही नहीं, और इसकी जो लोकेशन है वो 13 तारीख की भी यहाँ की बता रही है। इसलिए पुलिस को अब कहीं ना कहीं वहाँ से भी कोई सबूत नहीं मिलता है, कोई प्रूफ नहीं मिलता है। पुलिस के हाथ जो थे वो अभी तक खाली थे। अब दोस्तों पुलिस उसके बेटे के पास से आ तो जाती है, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं यकीन था कि ये जो हत्या हुई है ये हत्या घर के ही किसी व्यक्ति ने की है, क्योंकि सारे एंट्री गेट, एग्जिट गेट पुलिस ने सारी क्राइम की जगह का पूरा मुआयना कर रखा था। यानी कहीं से भी बाहर से कोई भी फोर्सफुल एंट्री, कोई भी ऐसा संदिग्ध चीज़, कोई भी ऐसी क्लू पुलिस को नहीं मिलता है पुलिस जिससे ये अंदाज़ा लगा सके कि हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने की है। उसके बाद में पुलिस वहाँ से आके सीधा उनके घर पे पहुँचती है, और ये 2 महिलाएं थीं जो घर में, यानी कि जो मिथिलेश थी और उसकी जो बहू है, इन दोनों से पूछताछ की जाती है। जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो जो घर की बहू है ये अपने बयान पुलिस को लिखवाती है। जो पहले उसने बताया था इसी तरीके के बयान ये इस बार भी लिखवाती है। लेकिन ये जो मिथिलेश है, जब इससे पूछताछ की जाती है और पुलिस जब इससे सवाल करती है, सवाल पे सवाल करती है, तो ये जो मिथिलेश है ये कहीं ना कहीं डगमगा जाती है, और इसके जो बयान थे ये लगातार बदलते हैं। इसलिए पुलिस को कहीं ना कहीं अब मिथिलेश के ऊपर शक हो जाता है। इसलिए पुलिस अब मिथिलेश को उठाती है और सीधा पुलिस स्टेशन लेके जाती है। और पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद में मिथिलेश पहले तो पुलिस को घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद में जब पुलिस सख्ती दिखाती है तो मिथिलेश जो है वो पुलिस के सामने तोते की तरह बोलने लग जाती है। लेकिन मिथिलेश जो पुलिस को कहानी सुनाती है, यकीनन दोस्तों ये कहानी अपने आप में एक हैरान करने वाली कहानी होती है, परेशान करने वाली कहानी होती है। ये महिला पुलिस को बताती है कि जो तेजिंदर था ये गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति था, और कई बार ये घर में झगड़े करता था। 2 से 3 साल पहले की बात है, जब हमारे बेटे की शादी का समय था, और उस समय जब हमारे बेटे की शादी हो गई तो जो हमारी बहू थी जब वो घर पे आ गई, उसको एक बेटी भी हुई, और उसके बाद में हमारे परिवार में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बेटा काम करता था और सब कुछ खुशी से चल रहा था। लेकिन ये जो तेजिंदर था ये कहीं ना कहीं अब अपनी ही बहू के ऊपर गंदी नज़र रखने लगा था। अब जब अपनी बहू के ऊपर ये गंदी नज़र रखने लगा था तो इस बात का पता बहू को भी चलता है, बहू और जो हमारा बेटा है उसको भी चलता है, और मुझे भी इस बात का पता चलता है। तो घर में इस बात को लेकर कई बार कलेश भी हो चुका है, घर में इस बात को लेकर कई बार लड़ाई झगड़ा भी हो चुका है। तो घर में लगातार विवाद की स्थिति थी, और 13 तारीख की रात को भी हम लोग जब खाना खा रहे थे तो उसी समय इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा तकरार होती है, काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता है। और उसी समय जब सब लोग झगड़ा शांत हो जाता है, सोने के लिए जाते हैं, तो मैंने सोच लिया था कि जो तेजिंदर है ये मानने वाला नहीं है, क्योंकि ये ज़िद्दी टाइप का इंसान है, झगड़ालू टाइप इसका स्वभाव है। इसलिए तेजिंदर को ही इस दुनिया से हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर ये कुछ गलत करता है और ये बात अगर समाज में लीक होगी, समाज में ये बात पहुंचेगी तो बड़ी बदनामी होगी। इसलिए मैं अंदर जाती हूँ और अंदर एक फरसा रखा हुआ था, उस फरसे को उठाती हूँ, उसकी धार तेज़ करती हूँ। उसके बाद में बाहर जाकर तेजिंदर की गले पर 1-2 नहीं बल्कि कई सारे वार करती हूँ, जिसकी वजह से तेजिंदर की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद मैं आके अंदर सो जाती हूँ। फिर रात के समय बेटी जो पोती थी वो उठती है और उसके हाथ पर खून लग जाता है, जिसकी वजह से वो चीखती है, चिल्लाती है। तब हम लोग बाहर जाते हैं। तो जब ये महिला पूरी कहानी पुलिस को सुनाती है तो कहीं ना कहीं पुलिस भी हैरान थी, और पुलिस भी यही कह रही थी कि तुमने अगर क्राइम का रास्ता ना चुना होता तो तुम्हारे पति शायद इस दुनिया में होते, और शायद तुम भी अपनी ज़िंदगी अपने परिवार में अपनी पोती पोतों के साथ गुजार रही थी। अगर तेजिंदर गलत कर रहा था तो तुम्हारी बहू जो थी वो अलग भी रह सकती थी, या जो तेजिंदर था तुम उसको लेके अलग रह सकती थी, या फिर तुम कानून का सहारा ले सकती थी, या फिर तुम परिवार के अंदर इस बात को रख सकती थी। लेकिन जो महिला ने, जो मिथिलेश ने जो रास्ता चुना वो क्राइम का रास्ता चुना। अब इसकी जो सज़ा है उसे सारी ज़िंदगी जेल में बिताकर गुजारनी पड़ेगी। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस घटना को किस तरीके से देखते हैं अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और दोस्तों अब वक्त होता है आप लोग के कमेंट्स पढ़ने का। दोस्तों कल के दिन हमारे वीडियोस पे जो कमेंट्स किए हैं ये देव कुमार हैं। देव कुमार लिखते हैं, जन्म देने वाले माता पिता को प्रणाम करता हूँ, और सर जी आप सभी से अनुरोध है कि अपने फैमिली के साथ अच्छे से रहें, सबकी इज्जत करते रहें, और सबकी माता पिता को मेरा प्रणाम। तो भाई देव कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल पे कमेंट्स किया, और लगातार आप कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके बाद में अनुज गोदारा हैं, ये लिखते हैं, सर मैं सऊदी अरब से रोज़ आपकी कहानी सुनता हूँ, दिन में ड्यूटी करता हूँ तो कहानी सुनते सुनते मुझे जो है वो नींद आ जाती है। तो भाई अनुज गोदारा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें इस तरीके का प्यार दे रहे हैं।
और उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये है यूज़र का, ये 40 इयर्स हो गए हैं शादी को, आई लव यू माँ पापा। तो ये भी अपने माता पिता को बहुत सारा प्यार दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो माता पिता हैं उनको भगवान लंबी उम्र दे। उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये राजेंद्र कुमार का, और ये कहते हैं कहानी हम सुनते हैं, हम सभी गोरखपुर से हैं। आपने जो गोरखपुर की कहानी सुनाई है बहुत ही दर्दनाक है। मुझे खुद शर्म आ रही है कि माँ बेटे को कैसे मार सकती है। जिस पति ने अपने परिवार के लिए दिन रात एक करके पढ़ाई की, डॉक्टर बना, उसके साथ इस तरीके का कृत्य हो गया। उसके बाद में अमन लिखते हैं, ये कहते हैं माशाल्लाह आप ऐसे ही कहानी सुनाते रहिए। मोहम्मद आसिफ बुलंदशहर से। तो मोहम्मद आसिफ आप हमारी कहानी बुलंदशहर से देखते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में सुबोध कुमार जी जो डेली कमेंट्स करते हैं, ये लिखते हैं डे बाय डे जो ह्यूमैनिटी है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ख़त्म होती जा रही है, और ये काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक भी है। इनका नाम है सुबोध कुमार, BSF सिल्लीगुड़ी से हमारी कहानी देखते हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में देव कुमार अगला कमेंट्स करते हैं, ये अपने माता पिता की एनिवर्सरी के लिए जो है यहाँ पे बोल रहे हैं। तो आपके माता पिता को उनकी जो शादी की सालगिरह है ये बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद में मिस्टर एक्सप्लोसिव है, लिखते हैं अमन फ्रॉम बेंगलोर। विया आजकल मैं कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी कहानी सुनते सुनते सो जाता हूँ। अगेन मैं दूसरे दिन काम पर जाता हूँ तो फिर समय नहीं मिलता। तो भाई कोई बात नहीं है, आप हमारी कहानी देखते हैं, कमेंट्स नहीं कर पाते, लेकिन जब भी आपको समय मिले तो आप कमेंट्स ज़रूर करिएगा। उसके बाद में अभिमन्यु पांडे हैं, लिखते हैं सूरत से हूँ, जय हिंद। तो भाई अभिमन्यु पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मोहम्मद अब्बास हैं, ये लिखते हैं हेलो सर, मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है, मैं हैदराबाद से रोज़ आपकी कहानी सुनता हूँ। तो मोहम्मद अब्बास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी कहानी सुनते हैं, हमारे चैनल को इस तरीके का प्यार दे रहे हैं। उसके बाद में यूज़र करके आईडी है, लिखते हैं वेरी नाइस जी। संगीता, कल मेरे माँ पापा की शादी की सालगिरह है, निर्मला देवी और चोखेलाल प्रजापति, जोड़ी सलामत रहे अप टू 92 ओरई। तो जो संगीता जी हैं आपके जो माता पिता हैं, जो माँ का नाम आपने बताया निर्मला देवी और जो पिता हैं चोखेलाल प्रजापति, तो इन दोनों को इनकी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, और ऊपर वाला इन्हें लंबी उम्र दे। आपके ऊपर आपके माता पिता का जो साया है ये हमेशा सलामत रहे। उसके बाद में कमल सैनी है, लिखते हैं भाई हमेशा अपने दोस्तों के साथ आपका वीडियो शेयर करता हूँ, थैंक यू भाई मेरे भाई के लिए दुआ करने के लिए। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका भाई बहुत जल्द ही स्वस्थ हो जाए। उसके बाद में कुंदनपाल लिखते हैं आज की कहानी दिल को झंझोड़ देने वाली है। तो ये कुंदनपाल जी भी हमारी डेली वीडियो देखते हैं, तो कुंदनपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में ब्लैक कैट करके आईडी है, और ये कहते हैं कि आपकी कहानी, आपका बोलने का अंदाज़ दिल को छू लेता है। मेरा नाम SK शरीफ है, मैं हावड़ कोलकाता से आपकी कहानी सुनता हूँ। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में विमलेश शर्मा है, ये लिखते हैं सर मेरा नाम विमल नहीं है, विमलेश शर्मा है जी। विमलेश शर्मा जी आपका नाम विमलेश शर्मा है, तो आप वीडियो देखते हैं डेली, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट है यह है जादू का, सर 1 मिलियन आपका 2023 में ही पूरा हो जाएगा, जैसे 24 लगेंगे, फिर आप सारे व्यूवर्स को पार्टी दे देना। शहाबुद्दीन भाई आप 1 मिलियन कराइए, मैं आपको बहुत बड़ी पार्टी दूंगा। एक एक जो भी कमेंट्स करने वाले हैं उन सब के नाम मेरे दिल पर लिखे हुए हैं, और सबको मैं बड़ी पार्टी दूंगा। उसके बाद में सुनील त्यागी हैं जो पति पत्नी हमारी वीडियो देखते हैं, हम पति पत्नी दोनों आपकी कहानी सुनते हैं। मैं रेनू सुनील त्यागी सियाना बुलंदशहर से, तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके बाद में तुलेंद्रा हैं, ये लिखते हैं नमस्कार सर। तो भाई आपको नमस्कार। उसके बाद में निक्कू हैं, ये लिखते हैं भाई जो घोर कलयुग है और अपने माँ जो है अपने बेटे के साथ में इस तरीके का कृत्य कर रही है। उसके बाद में मुकेश सैनी है, लिखते हैं विक्की कालिया HP से। उसके बाद में जो अहमद हैं, ये लिखते हैं स्टोरी ओल्ड है, वेस्ट ऑफ टाइम। तो भाई स्टोरी ओल्ड है, लेकिन ये एक ऐसी हैरतअंगेज़ कहानी थी जो बहुत सारे व्यूअर्स ने नहीं सुनी थी, लेकिन ये स्टोरी मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आप लोगों के लिए लेके आया था। खैर अगर आप लोग को आपको ये हमारी वीडियो पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं। उसके बाद में सुनील जी खैर करके आईडी है, सेंट्रल जेल बीकानेर से, राजस्थान से सुनील चौधरी हमारी कहानी देखते हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में N78179 है, भाई आवाज़ क्यों कट के आ रही है। तो भाई क्या हुआ कल कि मेरे फ़ोन पर जिस फ़ोन से मैं शूट करता हूँ उस फ़ोन में बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे, जिसकी वजह से आवाज़ कट हो रही थी। बहरहाल दोस्तों ये थे आप लोगों के कमेंट्स। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और किसी को बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर करिएगा। हम लोग मिलते हैं हमारी कल की वीडियो में किसी और क्राइम की स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें,
परिवार का ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें, माता पिता का ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।